हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 11th का आरोह भाग 1 का चैप्टर 13, यानी कविता का नाम है गजल। ये कविता दुष्यंत जी के द्वारा लिखी गई है। यह गजल दुष्यंत कुमार जी के गजल संग्रह साये में धूप से ली गई है। अभी यहाँ ये लाइन, ये वर्ड याद रखना है कि जो संग्रह था, कलेक्शन था उनकी कविताओं का, गजल का, उसका थोड़ा सा पार्ट आपको दिया है। तो वो संग्रह का नाम क्या था? साये में धूप। बच्चों, कुछ चीजें आपको अगर आप स्पेशल उसमें लिख देते हैं तो आपको बहुत अच्छे अंक मिलते हैं। तो यहाँ आप गजल संग्रह लिख सकते हैं। यहाँ पहले शेर में दोनों पंक्तियों का तुक मिलता है। इसके बाद सभी शेरों की दूसरी पंक्ति में उस तुक का निर्वाह होता है। अभी यहाँ पहली और दूसरी पंक्ति का तुक मिलता है, लिए लिए, और बाद के हर गजल की दूसरी पंक्ति में तुक है, लिए 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 लिए। यहाँ इस तरह से ये गजल का तुक बनती है। आमतौर पर गजल के शेर में केंद्रीय भाव होना जरूरी नहीं है। गजल क्या होती है बच्चों, जिसमें हर शेर में अलग अलग भाव होते हैं, उनको आपस में जुड़े रहना जरूरी नहीं है। लेकिन यहाँ पूरी गजल एक खास मना स्थिति में लिखी गई जान पड़ती है। लेकिन जो गजल हम पढ़ने जा रहे हैं वो ऐसा लगता है उस समय कवि की कोई एक सिचुएशन होगी, मेंटल स्टेट होगी, उसने एक ही स्टेट में पूरी गजल लिखी है। वरना कोई शेर कहीं से ले लिया, कोई शेर किसी पे लिख दिया, कुछ भी लिखते हैं ये लोग। गजल में कुछ भी लिखा जा सकता है। गजल ऐसी विधा नहीं है कि किसी एक टॉपिक पे लिखी जाए। राजनीति और समाज में जो कुछ भी चल रहा है उसे खारिज करने और विकल्प की तलाश को मान्यता देने का एक भाव, इस तरह की गजल भाव एक तरह से इस गजल का केंद्रीय सूत्र बन गया है। इसका मेन भाव क्या है कि जो कुछ भी हमारी राजनीति में या जो समाज में चल रहा है गलत, उल्टा, उसको खारिज करना। खारिज मतलब होता है कंडम कर देना कि नहीं, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। और दूसरा, कुछ उसका विकल्प ढूंढना, यानी ऑप्शन ढूंढना कि अगर ये ठीक नहीं है तो फिर ठीक क्या है, जो चीज ठीक है उसका हम कुछ विकल्प ढूंढे। तो ये इस कविता का मुख्य भाव है। इस प्रकार दुष्यंत की यह गजल हिंदी गजल का सुंदर नमूना प्रस्तुत करती है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है, दुष्यंत जी की यह गजल हिंदी गजल का नमूना है। यानी इसमें शब्द उर्दू के कुछ थोड़े बहुत हैं, लेकिन ये आपको हिंदी भाषा में लिखी हुई ये गजल का नमूना है। तो ये 2-3 चीजें आपको इंपॉर्टेंट, अगर आप इसके कोई प्रश्नों में लिखते हैं तो आपको बहुत अच्छे अंक मिलेंगे। इस गजल के माध्यम से कवि कहना चाहते हैं कि भारत की आजादी के वक्त जिस खुशहाल भारत का सपना देखा था वो अभी तक पूरा नहीं हो पाया। वो कह रहे हैं कि हमने भारत की जब आजाद हुए थे तो हमने एक सपना देखा था कि हमारा आजाद भारत कैसा होगा, लेकिन वो सपना अभी तक पूरा नहीं हुआ है। यहाँ लोग अभी भी मूलभूत सुख सुविधाओं से वंचित हैं। हम जब आजाद हुए थे तो हमने सोचा था अंग्रेज चले जाएंगे, हमारा अपना राज होगा, तब तो हम खूब बिल्कुल सुख शांति से, हर मनुष्य के पास भोजन होगा, रहने की जगह होगी, रोटी कपड़ा मकान, हमारी जो बेसिक नीड्स हैं वो पूरी होंगी। लेकिन आज भी कितने लोग ऐसे हैं जिनको अभी खाने को एक वक्त का खाना भी नहीं मिलता, अभी सुख सुविधाओं से वंचित हैं। देश के विकास का दायित्व उनके कंधों पर था, वो भ्रष्टाचार में लिप्त हो चुके। जिनके कंधों पे देश को आगे ले जाने का भार था, यानी जो हमारे नेता लोग हैं, जो देश चलाते हैं, जिन पदवियों पर बैठे हैं, वो किस में बिजी है? वो भ्रष्टाचार में चले गए, वो सब जारी हो गए। तो देश चलाएगा कौन? और देश कभी भी तरक्की नहीं कर सकता। आम व शोषित जनता अभावों में जीने की आदी होगी, और जो आम जनता है उसको बस पता है कि अब कुछ हो नहीं सकता, तो जैसा है अभाव, कमी है तो कमी से ही जो है उसमें जो जीने लग गई है। उसके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा कि वो आवाज उठाए या बोले। जो है जैसा है वो अपनी जिंदगी काट रही है, क्योंकि उसको पता है सुनने वाला तो कोई है नहीं। जो सुनने वाले थे वो तो भ्रष्टाचारी हो गए हैं। इसीलिए अब उन्होंने विरोध करना छोड़ दिया, और क्योंकि जब उनको लगा कि कोई सुनने वाला नहीं तो उन्होंने विरोध करना ही छोड़ दिया है, जो शासक वर्ग के लिए बहुत अच्छा। और क्योंकि वो विरोध नहीं करते तो जो शासक वर्ग है वो तो बड़ा कुछ, अरे ये लोग तो बोलते ही नहीं है, इनको ठीक है ना, पड़े रहने दो, जैसा है अपना मस्त रहो, अपना राम नाम जपना, पराया माल अपना, और देश चल रहा है किसी भी तरह। हालांकि कवि लोगों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करना चाहता है, परंतु कवि का उद्देश्य क्या है? वो लोगों के अधिकारों के लिए उनको प्रेरित कर रहा है कि जागो, तुम जो तुम्हारा अधिकार है उसको पाने के लिए आवाज उठाओ। आवाज नहीं उठाओगे तो क्या होगा? कोई तुम्हारी नहीं सुनेगा, तो आवाज तो उठाओ। वो लोगों को प्रेरित कर रहा है कि आप आवाज उठाइए, ताकि वो सत्ताधारी लोगों से अपना हक ले सकें। और जिनके पास सत्ता है उनसे अपना हक मांगो। मांगोगे नहीं तो वो तो और मस्त है, वो तो और आराम में है, वो क्यों देंगे आपको? एक सुखी व समृद्ध भारत कवि का सपना है। कवि का सपना क्या है? भारत एक सुखी देश हो, समृद्ध, प्रॉस्परस देश हो, जहां हर आदमी
प्रेम, स्वाभिमान और आत्मसम्मान के साथ जी सके। हर आदमी के पास स्वाभिमान हो, अपना उसका सेल्फ एस्टीम हो, आत्मसम्मान हो उस और प्रेम हो उसके अंदर। तो इन सभी भावों को लेकर के उसने यहाँ पर गजल लिखी है। आपके गजल के 7 शेर हैं, तो अभी बच्चों ध्यान से पढ़ेंगे। गजल है बहुत आसान, शब्दों में बहुत आसान, लेकिन उसके पीछे का जो अर्थ है वो थोड़ा सा गूढ़ अर्थ लिए हुए है। तो एक एक गजल का एक एक शेर देखते हैं। पहला शेर है, कहां तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए, कहां चिराग मयस्सर नहीं शहर के लिए। कितनी सुंदर भाषा है बच्चों। यहाँ सिंगुलर और प्लूरल का प्रयोग है, उससे आपको तुरंत अर्थ समझ में आ जाएगा। कहां तो तय था चिरागा हर एक घर के, चिरागा प्लूरल वर्ड, बहुवचन, यानी हर घर के लिए एक एक चिराग मिलेगा, ये तय था। पहले तो आपने ये वादे किए थे हर घर में चिराग जलेगा। कहां चिराग मयस्सर नहीं शहर के लिए, और कहां अब एक चिराग पूरे शहर के लिए एक चिराग भी नहीं मिल रहा। मयस्सर मतलब उपलब्ध नहीं है पूरे घर शहर के लिए। अगर हम कहें कि आपके शहर में हम लाइट ला देंगे और हर घर में बल्ब जलेगा, और फिर बाद में पता चला पूरा शहर अंधकार है, एक बल्ब भी मुश्किल से में नहीं मिल रहा है। और यही हमारी राजनीति में लोग झूठे वादे करते हैं। जब इलेक्शन का दिन आता है तो क्या करते हैं नेता, आप हमें वोट दीजिए, हम आपको ये देंगे, आप वोट दीजिए, हम वो देंगे, ये सुविधा देंगे, स्वास्थ्य सुविधा देंगे, शिक्षा सुविधा देंगे, मशीनें बांट देंगे, लैपटॉप बांट देंगे, एडमिशन मिलेगा, नौकरियां मिलेंगी। और जैसे ही वो जीते, बस तू कौन मैं कौन अपनी जेब में भरने लग जाते हैं। उनके अपने चाचा भतीजा साले बेटे जो है वो नौकरियों पर आ जाते हैं, आम जनता जहां की तहां। तो ये इस प्रवृत्ति पर हमारी जो राजनीति है उसके ऊपर एक बहुत करारा व्यंग है। उसमें वो क्या कह रहे हैं, कहां तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए, हर घर के लिए एक चिराग की बात हुई थी, कहां चिराग मयस्सर नहीं शहर के लिए, एक चिराग भी उपलब्ध नहीं है। व्याख्या देखिए, उपरोक्त पंक्तियों में उन नेताओं पर व्यंग किया गया जो चुनाव के वक्त जनता के रंग बिरंगे लोक लुभावने सपने दिखाते हैं, मगर सत्ता में आते ही जनता से किए वादों को भूल जाते हैं। उपरोक्त पंक्तियों में कवि कहते हैं कि आजादी के वक्त हमारे नेताओं ने तय किया था हर घर में खुशियों के दीप जलाएंगे, यानी हर घर में खुशहाली लाएंगे, लेकिन आजादी के इतने साल बाद भी आज घर तो छोड़िए, वो एक शहर तक को खुशहाल नहीं बना पाए। यहां चिराग से मतलब है खुशी, उल्लास, सुख, सुविधाएं, आम जनता की जो बेसिक आधारभूत सुविधाएं हैं वो भी नहीं मिल रही हैं। कहने का तात्पर्य है कि आजादी के वक्त नेता कहते थे भारत के प्रत्येक नागरिक को सभी प्रकार की सुख सुविधाएं दी जाएंगी, सबको समान अधिकार दिए जाएंगे, उनका जीवन खुशहाल बनाया जाएगा। लेकिन आजादी के इतने वर्ष बाद भी सभी नागरिक को तो छोड़िए, कुछ लोगों को या एक शहर तक को भी जरूरी सुख सुविधाएं देकर उनका जीवन खुशहाल नहीं बना पाए। अर्थात हमारे नेताओं ने जनता से किए वादे पूरे नहीं किए। अगर हम कहें कि कोई हमारे भारत का कोई एक शहर ऐसा है जहां कोई दुखी नहीं, उसके पास सब कुछ है, क्या ऐसा है? नहीं है। बहुत तरक्की करी, हम बहुत काम कर रहे हैं, हमारी सरकार बहुत काम कर रही है, लेकिन क्या सब सुखी हैं? क्या हम सब की गरीबी मिट गई? नहीं। तो ये उसी स्थिति पर एक शेर, दूसरा शेर देखें, यहां दरख्तों के साये में धूप लगती है, चलो यहां से चले उम्र भर के लिए। दरख्त मतलब पेड़। हमको जब धूप लगती है तो हम क्या करते हैं, किसी पेड़ को ढूंढते हैं, कहीं छाया है, छायादार पेड़ के नीचे खड़े हो जाते हैं, तो हमको धूप लगने ही लगती, हम छाया में आ जाते हैं। लेकिन अभी यहां कवि कह रहा है यहां दरख्तों के साये में धूप लगती है। जब हम पेड़ के नीचे खड़े हो जाते हैं तो ज्यादा धूप लगती है हमको पेड़ के नीचे खड़े होने पर भी धूप लगती है। चलो यहां से चले उम्र भर के लिए। अब उसका बिल्कुल मन नहीं कर रहा, वो पलायन हो रहा है। पलायन मतलब भाग जाना, एस्केपिज्म। वो इस दुनिया में रहना ही नहीं चाहता। वो कहते हैं यहां क्यों रहूं मैं, यहां जहां मैं सोचता हूं कि यहां मुझे थोड़ी तसल्ली मिलेगी, थोड़ा मुझे संतोष मिलेगा, थोड़ी सुख सुविधाएं मिलेगी, वहां तो मुझे धूप लगती है, तो मुझे यहां रहना ही नहीं, मैं यहां से चले जाना चाहता हूं। यहां दरख्त किसके लिए आया? वही जो हमारे सत्ता के ठेकेदार बैठे हुए हैं, वो ये कहते हैं कि हम तुम्हें सब कुछ देंगे, लेकिन जब उनके आप तले में पहुंच जाओ तो आपको कुछ नहीं मिलता, उल्टा धूप मुसीबतें आपके सर ला जाती हैं। व्याख्या देखिए, उपरोक्त पंक्तियों में कवि कहता है कि पेड़ों की छाया में भी हमें धूप लग रही है, जबकि पेड़ों की छाया हमें छांव या ठंडक देने के लिए होनी चाहिए। कहने का भाव यह है कि जिन राजनेताओं को हमने अपने लोक कल्याण, सुरक्षा व विकास के लिए चुना था, आज वही हमारा शोषण कर रहे हैं।
हम नेता चुनते हैं, वोट दे करके चुनते हैं कि अब ये आ जाएंगे ना तो हमारी सब तकलीफें दूर, लेकिन क्या होता है, वही के वही नेताओं की जेब भरती, हमारा कुछ भला नहीं होता। आज वही हमारा शोषण करते हैं, उल्टा उल्टा हो जाता है, वो हमें शोषण करते हैं, हमें चूसने लग जाते हैं। वही हो रहा है, जिसका काम छाया देना था आज वही हमारा शोषण कर रहा है। जिसके छाया में हम सोचते थे कि यहां आराम कर पाएंगे, आज उसके छाये में हमें धूप लग रही है, यानी हमारा शोषण हो रहा है, हमें तकलीफ हो रही है। आज वही हमारा शोषण कर रहे हैं, भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। ऐसे समाज में जीना बहुत मुश्किल है। कभी इस समाज को छोड़ करके कहीं दूर चले जाना चाहता है और फिर कभी लौटकर दोबारा यहां नहीं आना चाहता। साथ में वो समाज के अन्य लोगों से भी ऐसे समाज को छोड़ने का आह्वान करता है। वो कहते चलो यहां से चलें, वो कह रहे चलो यहां से चलो, सब लोग चलो, सबको बुला रहा है, आह्वान मतलब बुला रहा है कि चलो अब यहां से चलो, और उम्र भर के लिए, कभी लौट के यहां नहीं आना है। क्योंकि यहां आने से फायदा क्या है, हमने जो सोचा था, जो फायदे सोचे थे वो तो मिलेंगे नहीं हमें। वो तो सब अपना भ्रष्टाचार कर रहे हैं, अपने स्वार्थ को देख रहे हैं, हमारी कौन सुन रहा है। तो यहां पर कवि का दर्द है, इस जो हमारी सिचुएशन है, जो हमारी परिस्थिति है, उसके प्रति उसका दर्द झलक रहा है, हमारी जो सत्ता है उसके प्रति उसका दर्द झलक रहा है। और वो कहना चाहता है कि हमने जो सोचा था, जिसका काम था हमें छाया देना, वही हमें तो तकलीफ दे रहा है, यानी रक्षक ही हमारा भक्षक बन गया। बच्चों समझ में आ रहा है ना। शेर 3 देखिए, ना हो कमीज तो पांवों से पेट ढक लेंगे। ये लोग कितने मुनासिब हैं इस सफर के लिए। जो लोग, जैसे आप सफर में जा रहे हो तो क्या होगा, अगर आपको ठंड लग रही है तो आप क्या करेंगे, चादर का इंतजाम करेंगे, कंबल का इंतजाम करेंगे, उसको ओढ़ेंगे, स्वेटर पहनेंगे, ढूंढेंगे। स्वेटर नहीं है तो आप खरीदने की कोशिश करेंगे, आपके पैसे नहीं है तो आप कहीं से इंतजाम करने की कोशिश करेंगे। आपका कोई स्वेटर छीन के ले गया तो आप उसे वापस छीन के लाएंगे, कह रहे मेरा स्वेटर दे दो, मुझे ठंड लग रही है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, ठंड लग रही है, स्वेटर नहीं है, स्वेटर है कोई ले गया, ले जा, अपनी शर्ट के अंदर ऐसे घुस करके पैर को और घुसा लिया। ये कौन से लोग होते हैं, जिन्होंने आवाज उठाना बंद कर दिया है। तो वो कह रहा है, ना कहो कमीज तो पांवों से पेट ढक लेंगे। जिसके पास कमीज नहीं है वो क्या करता है, कमीज ढूंढने की कोशिश नहीं कर रहा, कमीज मांगने के लिए कोई प्रयत्न नहीं कर रहा, कोई प्रयास नहीं, अपने पैर को ऐसे सिकोड़ करके पैरों से अपने पेट को ढक लिया, हाथ पैर ऐसे कर लिए और उससे अपनी ठंड को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन कमीज ढूंढने की कोशिश नहीं कर रहे, कमीज पाने के लिए कोई प्रयास नहीं कर रहे, कोई आवाज नहीं उठा रहे। ये लोग मुनासिब हैं इस सफर के लिए? क्या ये मुनासिब है? मुनासिब मतलब उचित है क्या? ऐसे लोग ये सफर तय कर पाएंगे? ऐसे तो लोगों को इस सफर पे चलना ही नहीं चाहिए। क्या कहने का मतलब है कि अगर सत्ता या सरकार हमारा शोषण कर रही है तो हमें आवाज उठानी है। आप आवाज नहीं उठाओगे तो सरकार को क्या पड़ी है, वो तो आराम से अपने तिजोरियां भर रही है और भरेगी। जब भी कोई नियम आता है तो हम क्या करती है, आम जनता क्या करती है, अगर ठीक है तो ठीक, नहीं तो आवाज उठाती है, हड़तालें करती है, आंदोलन करती है, सरकार के पास एप्लीकेशन डालती है, पेपर्स में निकलता है। लेकिन अगर ये आवाज उठाना जनता बंद कर दे तो क्या होगा? चलता रहेगा, जो चल रहा है चलता रहेगा, जैसा चल रहा है चलता रहेगा। तो ऐसे लोग जो आवाज भी नहीं उठाते, क्या वो इस सफर के लिए मुनासिब है? क्या वो उचित है? नहीं है। ऐसे लोगों को तो खत्म हो जाना चाहिए, इस सफर पे निकलना ही नहीं चाहिए। आवाज तो उठाओ, आवाज उठाओगे तभी कोई बदलाव होगा। आज अगर हम स्वतंत्र हैं तो हमने आवाज उठाई, हम लड़े उसके लिए। अगर हम लड़े नहीं होते तो क्या हमें स्वतंत्रता मिलती? ठीक है, अंग्रेज हमें जो दे रहे हैं वो ठीक है, पड़े रहो, क्या फर्क पड़ रहा है, हमारा सुनता तो कोई है नहीं तो हम क्यों जाएं बोलने। अगर यही सोच हमारी होती तो क्या आज हम स्वतंत्र होते? नहीं होते। तो ऐसे लोग बिल्कुल इस सफर के लिए मुनासिब नहीं है। जिनके पास अगर कमीज नहीं होती तो वो अपने पैरों से अपने पेट को ढक लेते हैं। व्याख्या देखिए, उपरोक्त पंक्तियों में कवि समाज के उन लोगों पर कटाक्ष कर रहा है जो हर परिस्थिति में जीने के आदी हो, ये आदी हो गए हैं, तकलीफ सहने के आदी हो गए। ऐसे लोगों पर वो व्यंग कर रहा है। उनके आसपास क्या हो रहा है इस बात से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। वे अभाव में आराम से जी लेते हैं। वो अपनी कमी हो कुछ हो आराम से, उन्हें पड़ी नहीं है, हु केयर्स। कवि कहता है अभाव में जीवन जीने के आदि इन लोगों के पास यदि पहनने को कमीज अर्थात कपड़े नहीं होते तो वे अपने पांव को मोड़कर अपने पेट को ढक लेते, मगर शासक वर्ग के खिलाफ आवाज नहीं उठाते।
और ऐसे ही लोग भ्रष्ट शासक वर्ग के लिए बहुत योग्य है या अच्छे होते हैं। और जो भ्रष्ट शासक वर्ग है वो लोग तो बड़े खुश होते हैं, वो कहते हैं अच्छा है, ऐसे ही लोग होने चाहिए जो बोले ही ना मुंह से, इनके कमीज नहीं है तो बिना कमीज के काम कर लेंगे, खाना नहीं तो बिना खाने के चुपचाप सो जाएंगे, घर नहीं है तो भी सड़क पे कहीं सो जाएंगे। ऐसे ही लोग अच्छे हैं, क्योंकि वो ना कुछ कहते हैं ना सत्ता वर्ग को कुछ करना पड़ेगा, तो उनके लिए तो ऐसे ही लोग अच्छे हैं क्योंकि वो विरोध नहीं करते, तो इस व्यवस्था के प्रति अपनी नाराजगी जाहिर नहीं करते। जो लोग अपनी व्यवस्थाओं के प्रति नाराजगी नहीं बताते, अपने आवाज नहीं उठाते, वो लोग इस सफर के लिए बिल्कुल उचित नहीं है। जो मिल रहा है उसका प्रयास करो, नहीं मिल रहा है उसके लिए आवाज उठाओ, ये कहना चाहता है कवि। शेर 4, खुदा नहीं ना सही आदमी का ख्वाब सही, कोई हसीन नजारा तो है नजर के लिए। कवि कह रहा है अगर खुदा ना होता, यानी ईश्वर नहीं है, कोई बात नहीं, मेरे पास ख्वाब तो है, अगर भगवान मेरा साथ नहीं दे रहा कोई बात नहीं, पर मेरे पास एक उम्मीद तो है। अगर मेरी उम्मीद भी खत्म हो गई, कोई हसीन नजारा तो है नजर के लिए। अगर हम ये सोच लें कुछ नहीं बचा, सब खत्म सब खत्म, कोरोना आया था, हम सब मर रहे थे उस समय, कितने लोग मर गए, और हमने अपने सपने देखना भी छोड़ दिया होता कि अब बस खत्म, अब तो दुनिया खत्म हो जाएगी, ये महामारी आई, हम सब मर जाएंगे, और हम नजारा, कोई सुंदर नजारा भी ना देखते, तो क्या होता, वाकई हम मर गए होते। पर हमने एक हसीन नजारा अपनी आंखों में रखा था, एक ख्वाब रखा था, क्या, कि हम इस महामारी को दूर भगाएंगे, हम कोई वैक्सीन बना के लाएंगे, हम कोई दवा ढूंढ के लाएंगे, जितने बच सकते हैं उनको तो बचाएंगे, और हमने बचाया। तो किसी चीज को भी पाने के लिए हमें प्रयास करना बहुत जरूरी है। अगर हम प्रयास ही ना करें, कोई उम्मीद ही ना रखें, कोई ख्वाब ही ना रखें, तो क्या होगा, सब खत्म हो जाएगा। व्याख्या देखिए, उपरोक्त पंक्ति में कवि कहते हैं कि अगर लोग वर्तमान परिस्थिति को बदल नहीं सकते या शासक वर्ग पर उनकी किसी बात का कोई असर नहीं हो रहा, तो कोई बात नहीं, कम से कम वो सुंदर सपने तो देख ही सकते हैं। कवि कहते हैं कि अगर ईश्वर इंसान की मनचाही मुराद पूरी नहीं कर रहा तो कोई बात नहीं, कम से कम वह अपने अपनों सपनों में ही सही कुछ मनचाहे सुंदर दृश्य या नजारे देखकर खुश तो हो ही सकता है। कहने का आशा यह है कि इंसान को सपने अवश्य देखने चाहिए, भले वो पूरे हो या ना हो। हमारे सपने पूरे हो या ना हो, सपने देखने चाहिए, और उन सपनों को पूरा करने के लिए प्रयास भी करना चाहिए। एक बार अगर एक बच्चा फेल हो गया तो फिर वो ये सोच ले, अरे अब तो मेरा पास होना मुश्किल, मैं पास नहीं हो सकता, क्या होगा, फेल ही होता रहेगा और छोड़ देगा पढ़ाई। लेकिन अगर वो सपना देख रहा है कि मैं पास होकर के फर्स्ट डिवीजन पास होकर निकलूंगा, तो कम से कम सपना तो देख रहा है, सपने में तो वो खुश हो रहा है, और उस सपने को पूरा करने के लिए फिर वो प्रयास करेगा, और प्रयास करके वो ना सही फर्स्ट डिवीजन एटलीस्ट पास तो हो जाएगा। तो सपने देखना बहुत जरूरी है। अपनी उम्मीदों को, अपनी आशाओं को मरने मत दो। अगर सत्ता वर्ग तुम्हारा नहीं सुन रही तो भी सपने देखो, कोशिश करो। भगवान तुम्हारा साथ नहीं है तो भी प्रयास करो, एक ना एक दिन तुम्हें सफलता जरूर मिलेगी। और जो लोग ऐसे होते हैं, हताश होकर के, निराश होकर के छोड़ देते हैं सब कुछ, ऐसे लोगों के खिलाफ है कवि, और ऐसे ही लोगों पर वो व्यंग कर रहा है। शेर 5, वे मुतमईन है कि पत्थर पिघल नहीं सकता, मैं बेकरार हूं कि आवाज में असर के लिए। कवि कह रहा है वो मुतमईन है, मुतमईन मतलब बिल्कुल आश्वस्त है, पक्के हैं, उन बिल्कुल निश्चिंत हैं, क्या, कि पत्थर पिघल नहीं सकता। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो वही वाली बात वो कह रहे थे, अरे पत्थर को हम कैसे पिघलाएंगे, छोड़ो ना, पत्थर नहीं पिघल सकता। लेकिन मैं बेकरार हूं आवाज में असर के लिए। लेकिन कवि कह रहा है मेरी आवाज में भी असर होगा, और मैं बेकरार हूं कि एक दिन तो मेरी कोई सुनेगा। ठीक है, मुझे मालूम है वो पत्थर है, वो सुनेगा नहीं, बिल्कुल नहीं सुनता है, ना सुनता है सरकार, ना सुनेगी, ना शासन वर्ग सुनता है, ना सुनेगा, मुझे मालूम है। लेकिन फिर भी मुझे इंतजार है अपनी उस आवाज का कि किसी दिन तो मेरी आवाज से असर होगा, यानी मैं आवाज उठाऊंगा। तो अगर आपने ये पहले ही से सोच लिया कि पत्थर तो पिघल नहीं सकता, तो आप कुछ करेंगे ही नहीं। जैसे माझी का जो कहानी थी, वो अगर सोच लेता कि पहाड़ में कैसे मैं छेद कर लूंगा, तो कुछ नहीं होता। लेकिन उसने सपना तो देखा, आवाज तो उठाई, एक कुल्हाड़ी ही सही उठाई उसने, और उसने कुल्हाड़ी से मार मार करके सालों लगे उसको, लेकिन फिर भी उसने सुरंग बना डाली। तो कम से कम तो सफल कौन होता है, जो प्रयास करता है, जो आवाज उठाता है। और जो आवाज ही नहीं उठाता, जो निराश होकर के बैठ जाएगा, ऐसे लोग इस सफर के लिए उचित बिल्कुल नहीं है। एक ही भाव है बच्चों, यहां पर वो क्या कह रहा है, वो मुतमईन है कि पत्थर पिघल नहीं सकता, वो बिल्कुल आश्वस्त है कि पत्थर तो पिघलेगा नहीं, लेकिन मैं बेकरार हूं आवाज में असर के लिए। व्याख्या देखिए,
उपरोक्त पंक्तियों में कवि कहते हैं कि गरीब व शोषित वर्ग को यह विश्वास हो गया है कि हम कुछ भी कर ले लेकिन इन परिस्थितियों को नहीं बदल सकते। जैसे किसान लोग, पहले किसान कर्जों में डूबा था तो वो आत्महत्या करने लगा था। किसान को लगा था हमारा कोई सुनने वाला नहीं, ये सरकार हमारी नहीं सुनेगी, तो कुछ नहीं समझा तो आत्महत्या कर ली। आत्महत्या करना तो सबसे आसान काम है, चढ़ जाओ सूली पर। जीवन से लड़ना, सरकार से आवाज उठाना, अपने हितकारों के लिए लड़ना, ये कठिन है। तो वो कह रहे हैं कि उन्होंने तो सोच लिया कि पत्थर तो पिघलेगा नहीं, सरकार तो सुनेगी नहीं, हम इस परिस्थिति को नहीं बदल सकते, लेकिन मेरे अंदर इन परिस्थितियों को बदलने की बेचैनी है। कवि कहते हैं कि अगर हम सब मिलकर इस भ्रष्ट सिस्टम के खिलाफ आवाज उठाएंगे और हमारी आवाज में दम होगा तो परिस्थितियां अवश्य बदलेंगी। कोई भी परिस्थिति, कोई भी समय एक सा नहीं होता, वो बदलता है, लेकिन उसके लिए प्रयास भी करना पड़ता है और धैर्य भी रखना पड़ता है। अर्थात आम आदमी को यह विश्वास हो गया है कि अब परिस्थितियां नहीं बदलेंगी। लेकिन ये बात वो क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इतनी खराब परिस्थितियां हैं। ये जो हमारा राजनीति है, हमारे जो सत्ता वर्ग है, उन्होंने ऐसी हालत कर दी कि आम जनता के लिए वो सुनते ही नहीं है। ये कब की बात है बच्चों? आजादी के समय की बात है। आजादी जब मिली है हमको, उस समय अंग्रेज तो चले गए, हमारे देश में फूट पड़ गई थी, बंटवारे होने लग गए। जो सत्ता वर्ग में आ गए उन्होंने आम जनता के बारे में सोचना ही छोड़ दिया। ये उस समय की तकलीफों की बात है, और ये उस समय की नहीं, ये हर समय की तकलीफ है। एक साथ मिलकर के हम सिस्टम के खिलाफ आवाज उठाएं और फिर देखिए कैसे बदलाव आएगा और यह सिस्टम बदल जाएगा। कवि का यह व्यंग उन लोगों पर है जो कि मान बैठे हैं कि परिस्थितियां बदल नहीं सकती, तो ऐसे लोगों पर कवि व्यंग कर रहा है। शेर 6, तेरा निजाम है सिल दे जुबान शायर की, यह एहतियात जरूरी है इस बहर के लिए। वो कह रहे तेरा निजाम मतलब राजपाट तो तेरा है, सत्ता वर्ग से कह रहे हैं, कह रहे आपका शासन काल है, सिल दीजिए जुबान शायर की, मेरी आवाज को, होठों को सिल दीजिए। मैं बोल रहा हूं ना, आवाज उठा रहा हूं, आपको पसंद नहीं है आवाज उठाना, तो मेरे होठों को सिल दीजिए। क्यों? आप सिल सकते हैं, ताकत आपके पास है, आपका राजपाट आपका है, तो आप हमारे होठ सिल दीजिए। ये एहतियात जरूरी है इस बहर के लिए। बहर मतलब छंद, जो कुछ भी वो लिख रहे हैं उसके लिए एहतियात बहुत जरूरी है। अगर आप चाहते हैं कि हमारी आवाज ना निकले तो भाई आपको हमारे होठ सिल देने पड़ेंगे, और वही होता है। सरकार अगर ये चाहती है कि ये बोले ना तो वो उनका मुंह बंद करा देती है किसी भी तरह से। व्याख्या देखिए, उपरोक्त पंक्तियों में कवि कहते हैं कि जब कोई कवि या लेखक शासन की भ्रष्ट नीतियों के खिलाफ लोगों को जागरूक करने के लिए अपनी आवाज बुलंद करता है तो शासन वर्ग उस कवि की जुबान बंद करने की कोशिश करता है, उसकी अभिव्यक्ति पर रोक लगा देता है। जब बच्चों आजादी से पहले जब हम लड़ रहे थे स्वतंत्रता के लिए, उस समय हमारे कवि लोग भी आजादी की लड़ाई में स्वतंत्रता सेनानी का काम करते थे। कैसे काम करते थे? वो कविताओं के बहाने, लेखों के बहाने, समाचार पत्रों के माध्यम से लोगों तक आवाज पहुंचाते थे, उनको जगाते थे, उनके अंदर जोश बढ़ते थे कि लगो, मिलो, चलो, साथ निकलो, मिलेगी हमको आजादी। तो अंग्रेजी सरकार क्या करती थी? ऐसे कवियों को, लेखों को पकड़ करके जेल में बंद कर देती थी, कत्लेआम करवा देती थी, फांसी दे देती थी। प्रेस को, प्रिंटिंग प्रेसेस को बंद कर दिया था कि पेपर ही नहीं निकलने देंगे, क्योंकि पेपर निकलेगा तो लोगों तक बात पहुंचेगी, सब एकजुट होने लगेंगे। और अंग्रेजी सरकार तो यही चाहती थी कि ये लोग कभी आपस में इकट्ठे ना हो पाए। तो वही बात वो यहां कह रहे हैं कि इसीलिए कवि की यह संभव है, कवि कहते हैं कि यह संभव है कि सत्ताधारी लोग अपनी सत्ता बचाए रखने के लिए मेरी जुबान बंद कर सकते हैं या मेरी अभिव्यक्ति की आजादी को छीन सकते हैं। अभिव्यक्ति की आजादी, हमारा संविधान बना स्वतंत्रता के बाद, वो हमें अभिव्यक्ति की आजादी देता है, यानी हम कुछ भी बोल सकते हैं। अनपार्लियामेंट्री वर्ड्स को छोड़कर के हम अपनी बात कभी भी, कहीं भी, किसी से भी कह सकते हैं। कवि खुद मानते हैं कि इस सिस्टम को चलाए रखने के लिए ऐसी सावधानी करनी भी ठीक है, उसी प्रकार जरूरी है जैसे गजल के छंद के लिए बंधन या मीटर जरूरी है। जैसे कोई छंद लिखना हो तो उसमें क्या होता है? एक बंधन होता है कि इस मीट्रिक पैटर्न में अगर चौपाई लिखने चले या दोहा लिखे तो मालूम है कि 16-16 मात्राओं की चौपाई होती है, 13-11 का दोहा होता है। तो अब 16 से एक भी ज्यादा होगा तो गड़बड़ा हो जाएगा, तो उसको काट छाट करके दोहा बनाना पड़ता है। तो जिस प्रकार से छंद लिखने के लिए भी बंधन जरूरी है, वैसे ही सत्ता चलाने के लिए भी बंधन बहुत जरूरी है। आज आप सरकार के खिलाफ वो आवाज उठा सकते हैं, लेकिन आप कुछ भी बोलने लग जाए, ये नहीं होगा। अगर सत्ता में रहना है तो सत्ता वालों को लोगों के मुंह बंद करने जरूरी होते हैं। तो वो कह रहा है ठीक है, तुम्हारा ही राजपाट है, कर दो मेरा मुंह बंद,
क्योंकि ये तो बहुत जरूरी भी है। अगर तुम सत्ता में रहना चाहते हो तो तुम्हारे लिए भी जरूरी है। उसी प्रकार जैसे कि मैं छंद लिखता हूं तो मेरे लिए बंधन जरूरी है, वैसे ही सत्ता के लिए भी बंधन जरूरी है। कहने का तात्पर्य यह है कि गजल का छंद लिखते वक्त भी यही बातों का ध्यान रखना पड़ता है, तब जाकर के एक सुंदर और सधी हुई गजल बनती है। वो कह रहे हैं जिस प्रकार से गजल को लिखने के लिए बंधन जरूरी है, उसी प्रकार से सत्ता में रहने के लिए, सत्ता को चलाने के लिए भी बंधन जरूरी है। तो वो मुझे मालूम है अगर मैं ज्यादा बोलूंगा तो मेरा मुंह सिल दिया जाएगा। आखिरी शेर देखिए बच्चों। तो अपने बगीचे में गुलमोहर के तले, जिए तो अपने बगीचे में गुलमोहर के तले, मरे तो गैर की गलियों में गुलमोहर के लिए। अब यहाँ गुलमोहर किसके लिए आया? गुलमोहर मतलब है स्वाभिमान, आत्मसम्मान, हमारा देश के प्रति सम्मान। कवि कह रहा है मैं अगर जीऊं, मैं जिंदा रहूं तो गुलमोहर के तले, अपने बगीचे में, अपने गुलमोहर के नीचे चलूं, मेरा स्वाभिमान हमेशा जिंदा रहे। मैं जीऊं तो स्वाभिमान आत्मसम्मान के साथ जीऊं अपने घर में, और अगर मरूं और गैरों की गलियों में, मान लो किसी दूसरे देश में किसी अपने दुश्मन की गली में भी मरूं जा करके, तो भी गुलमोहर के लिए। तो मैं अपने स्वाभिमान के लिए मरूं। अगर मुझे मौत किसी और जगह पर भी आ रही है तो भी मैं किसके लिए मरूं? अपने आत्मसम्मान, अपने स्वाभिमान के लिए मरूं। मतलब मेरा आत्मसम्मान, मेरा स्वाभिमान सबसे जरूरी है। मैं जीऊंगा भी इसके लिए और मरूंगा भी इसके लिए। जिए तो अपने बगीचे में गुलमोहर के तले, मरे तो गैर की गलियों में गुलमोहर के लिए। अगर गैरों के पास भी मरना पड़ा तो मरूंगा मैं अपने ही आत्मसम्मान के लिए। यहां गुलमोहर शब्द का प्रयोग स्वाभिमान या आत्मसम्मान के अर्थ में प्रयोग हुआ है। उपरोक्त पंक्तियों में कवि कहते हैं कि इंसान को अपने घर में भी पूरे आत्मसम्मान और स्वाभिमान के साथ जीवन जीना चाहिए, और अगर अपने घर के बाहर हमारी जान चली भी जाती है तो वो भी अपने स्वाभिमान की रक्षा के लिए जाए। यानी घर हो या बाहर, व्यक्ति को सदैव अपने स्वाभिमान और आत्मसम्मान के साथ जीना चाहिए। सबसे मुख्य और महत्वपूर्ण चीज क्या है? हमारा स्वाभिमान, हमारा आत्मसम्मान। ये खत्म तो सब खत्म। कहते हैं पैसा चला जाए तो उतनी बड़ी हानि नहीं होती, अगर हमारा मान सम्मान चला जाए तो बहुत बड़ी हानि होती, फिर हम जी नहीं पाते। तो यहाँ कवि गुलमोहर का मतलब है आत्मसम्मान, स्वाभिमान, या देश के अर्थों में इसका प्रयोग किया गया है कि जीऊं भी तो देश के लिए और मरूं भी देश के लिए। तो बच्चों ये हैं 7 शेर इस गजल के। बहुत प्यारी गजल है। गजल जहां से गजल के शेर लिए गए हैं, वो इनका जो संग्रह है उसका नाम है साये में धूप। इसके कवि हैं दुष्यंत कुमार। दुष्यंत कुमार आधुनिक काल के बहुत अच्छे जाने माने प्रसिद्ध कवि हैं। बच्चों ये इंपॉर्टेंट है, इसमें से एक प्रश्न या एक शेर देकर के आपसे प्रश्न जरूर पूछे जाएंगे, तो इसकी तैयारी अच्छे से करिए। अगर फिर भी आपको अभी भी कहीं नहीं समझ में आया तो आप कमेंट में लिखिए, मैं दोबारा समझाऊंगी। वीडियो को पूरा रिपीट करके देखिए, बार बार देखिए, आपको सब समझ में आ जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में इसके प्रश्नोत्तर के साथ। गुड बाय।